हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं बीकॉम का बिजनेस लॉ, जिसमें हमारा जो नया एक्ट है वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हिंदी में सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008। इससे पहले वाला भी एक एक्ट है 1932 का, जिसमें हमने 12th क्लास में हमने सीखा है पार्टनरशिप एक्ट। और ये अब नया एक्ट आया हुआ है 2008 में, जिसमें हमने लिमिटेड लायबिलिटी की हुई है, मतलब सीमित दायित्व कर रखे हैं। अब ये चीज है क्या, वो एक बार पढ़ते हैं। पहले समझेंगे कि ये टॉपिक है क्या, किसके बारे में है, और फिर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखो, इसके क्वेश्चंस तो बेटा बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं इसके क्वेश्चंस की, तो बेटा क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करीबन इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। 12वां क्वेश्चन चाहिए ना यहाँ पे बेटा। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है इसमें। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है और इवन पढ़ने लायक भी नहीं है। तो इसमें कुछ ही क्वेश्चन है आपको जो पढ़ने हैं और जो आपको याद करने हैं। सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने, मैं अगेन आपको बता दूं। तो अभी मैं आपको आज सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में हम 2 क्वेश्चन करेंगे। देखते कैसे कैसे होगा, वो आगे की बात है। अभी हम बात करते हैं कि सीमित दायित्व जो है हमारी पार्टनरशिप का, और पहले हमने 12th में जो पार्टनरशिप पढ़ी है उनमें डिफरेंस क्या था। तो वो बेटा समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों का मीनिंग क्या है। तो बेटा जब भी हम बात करेंगे इसकी मीनिंग की, तो आपको ये बात समझनी है कि बिजनेस करने के मेथड कितने होते हैं। बताओ, बिजनेस करने के मेथड कितने होते हैं। आप कहोगे कि सर, या तो मैं अकेला बिजनेस करूंगा, जिसको आप बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है भैया, एकल स्वामित्व। या फिर आप कहते हो कि सर हम पार्टनरशिप में जाएंगे और हम कम से कम 2 या मैक्सिमम 50 लोग मिलकर काम करेंगे। या फिर आप एक कंपनी बना दोगे जिसके मालिकों की कोई संख्या नहीं है, वो अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इसमें अगर आप अकेले बेटा बिजनेस करते हो तो आपको, अच्छा ये वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं, मुझे कैमरे की सेटिंग नहीं पता बेटा, ये मैं मोबाइल से कर रहा हूँ और ये पता नहीं क्यों बार ब्लर हो जाता है जब भी मेरा हाथ हिलेगा इसमें। तो पता नहीं, मेरे को वीडियो बनाने आती नहीं है। खैर, तो अगर कोई इश्यू हो तो मैनेज कर लेना, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, अगर आप अकेले एकल स्वामित्व है, बिजनेस के एक स्वामी हो, इकलौते स्वामी हो, तो ऐसे में आपको बेनिफिट क्या है और आपको लॉस क्या है। तो बेनिफिट की बात करें तो बेटा जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब आपका होगा कि नहीं होगा। नुकसान क्या है? नुकसान है कि बेटा जो लायबिलिटी होगी ना, वो भी आप ही की होगी। लायबिलिटी भी क्या होगी? आप ही की होगी। और अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है तो वो लायबिलिटी आपको अपने घर से भी पे करनी पड़ सकती है, आपके घर के बर्तन भी बिक सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप की कुछ ऐसी बात है, लेकिन यहाँ पे नुकसान क्या है कि जो प्रॉफिट है वो बटेगा। जितने ज्यादा पार्टनर उतना ज्यादा प्रॉफिट बटेगा भैया। मतलब प्रॉफिट तो कम हो जाएगा अल्टीमेटली बांटने के बाद, लेकिन बटेगा ज्यादा लोगों में। लेकिन यहाँ पे जो बेटा लायबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर हमने 12th की अगर पार्टनरशिप पढ़ी है, तो इसकी जो लायबिलिटी होती है वो भी इनफाइनाइट होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड से मेरा मतलब है कि ऐसे में किसी भी पार्टनर के घर की चीजें भी बिक जाएगी, वो रोड पे आ जाएगा अगर उसके बिजनेस में लॉस हुआ तो। एग्जाम्पल लेते हैं, राम और श्याम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त और दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में। श्याम ने क्या किया? श्याम ने एक पर्सन से ऑर्डर लिया और ऐसे में उस पर्सन का उसने क्या किया? एडवांस नहीं लिया, उसने अपना 80 करोड़ जो भी है रुपए वो उसके माल को बनाने में फंसा दिए।
और वो पैसा किसका था? बिजनेस का था। बिजनेस में वो 2 लोग मिलकर काम करते, राम और श्याम। तो उसने राम से ना पूछ के श्याम ने अकेले डिसीजन ले लिया और 1 करोड़ का माल बना दिया। अब जब बेचने गया तो किसी ने खरीदा नहीं, अब वो हो गया उसका लॉस। अब ऐसे में श्याम भाग गया। अब ध्यान रखो कि 1 करोड़ पे वो कहां से लेकर आया होगा? ऑब्वियसली बात है, उसने भी उधार खरीदा होगा माल, उसने रॉ मटेरियल कहीं से खरीदा होगा उधार, फिर उसने मैन्युफैक्चर किया होगा, देन फिर उसने उसको बेचने की कोशिश की होगी। तो यहाँ पे जो सप्लायर था, यहाँ पे जो क्रेडिटर था, अब उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब श्याम कह रहा है कि भैया अगर मैं यहाँ पे रहूंगा मैं तो फंस जाऊंगा। तो राम जो श्याम है वो चला गया गाँव। अब राम कह रहा है कि भाई मैंने अच्छा उसको पार्टनर बनाया, मेरे को तो लॉस हो गया, उसमें मुझे लॉस हो गया, मुझे अब उस सप्लायर को पैसे देने पड़ेंगे, राइट। तो इस तरीके का अगर लॉस होता है तो जो पार्टनर है वो अपने घर से भी पैसे लाके देता है। इसे ही बोलते बेटा इंसॉल्वेंसी, जो कि हम बीकॉम में जो अकाउंटेंसी है आपकी, उसमें जो चैप्टर है इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म, वहां पे हम देखेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। ध्यान रखो आपका जो चैप्टर है वो तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, लेकिन उसमें इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर वाला टॉपिक है, वो हम सीखेंगे। तो सैटरडे संडे उसकी क्लास है, तो वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा, जैसे भी पॉसिबल होगा। मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, पर जैसे भी पॉसिबल होगा वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब आपको ये बात क्लियर हो गई है कि जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। तो अगर आप बिजनेस करते हो किसी के साथ, तो आपको अपने घर तक का सामान गिरवी रखना पड़ सकता है अगर आपको लॉस होता है तो। अब ऐसी कंडीशन में हम अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में आपको एक बेनिफिट हो जाता है, वो ये हो जाता है कि प्रॉफिट तो यहाँ पर भी बटेगा। जितने ऑनर होंगे उन सभी में प्रॉफिट बटेगा, वो कितने भी ऑनर हो सकते हैं। लेकिन इसकी जो लायबिलिटी होती है वो बेटा लिमिटेड होती है। क्या होती है बेटा? लिमिटेड होती है। तभी प्राइवेट लिमिटेड आपने नाम सुना होगा, प्राइवेट लिमिटेड ऐसा नाम होता है कंपनी के साथ, दुकान के साथ। तो प्राइवेट लिमिटेड का मेरा मतलब क्या होता है कि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि मान के चलो अगर आपने किसी कंपनी में 10,000 रुपए लगाए हैं तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ 10,000 रुपए तक की है। अगर बाई चांस को लॉस हो जाता है तो आप सिर्फ 10,000 रुपए ही गवाओगे अपने। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप पार्टनरशिप में हो या अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो ऐसे में दिक्कत क्या हो जाएगी कि आपको अपना घर भी बेचना पड़ सकता है अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए अगर लॉस होता है तो, ठीक। अब अगर इस तरह से अगर आपको देखने को मिलेगा तो बेटा ऑब्वियसली बात है कि लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं हमेशा। आप किसी बिजनेस के प्रॉफिट होने के चांसेस को आप बोल नहीं सकते कि मैं गारंटी लेता हूँ कि बिजनेस में प्रॉफिट हो गई होगा। लॉस लेने की गारंटी ले सकते हो कि हाँ भाई लॉस होगा, आज नहीं होगा तो अगले साल होगा, अगले साल नहीं होगा 10 साल बाद होगा, बट लॉस तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो यहाँ पर अगर लॉस हो जाता है बेटा तो जो पार्टनरशिप में जो पर्सन जो बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे देश में अगर उनका घर भी गिरवी हो जाए तो बिजनेस करने का जो कह सकते हो कि जो मोटिव है उनका, जो उनकी इच्छा है, या कोई पर्सन अगर साहस भी करता है, हिम्मत जुटाता है बिजनेस करने की, बिजनेस करने से बेनिफिट क्या होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, लोगों को जॉब देता है, जॉब क्रिएशन का काम करता है। तो इसीलिए भी बिजनेस को क्रिएट करना बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। तो जो लघु उद्योग है, जो हमारे छोटे छोटे जो बिजनेस हैं, उनको बढ़ावा देना, उनको उनके अंदर प्रोग्रेस लेके आना बहुत जरूरी है। बड़े बिजनेस तो कर ही लेंगे जैसे तैसे, लेकिन जो छोटे बिजनेस हैं उनको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और हमारी गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि जो छोटे छोटे जो बिजनेस हैं उनको अच्छे से हेल्प करें, उनको प्रोग्रेस करने में और उनको बढ़ावा दे आगे। इससे हमारे देश में भी तरक्की होगी और जॉब की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन देखो कब तक होता है सब कुछ। बात क्या है बेटा? बात ये है कि अगर पार्टनरशिप इस तरह से अगर खत्म होने लग जाए तो बिजनेस करने का जो ट्रेंड है वो नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा, सोचा, फिर गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला कि ये एक्ट निकाला कि अब जो पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड मानी जाएगी। लेकिन किस कंडीशन में लायबिलिटी लिमिटेड मानी जाएगी, क्या है, कब, कैसे, सब कुछ वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। सारी चीजें सीखेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। लेकिन यहाँ पे आपको 2 चीजें सीखने को मिली। पहला कि जो हमने 12th में किया था पार्टनरशिप, उसमें जो लायबिलिटी थी वो लिमिटेड हुआ करती थी। उसमें आप अपने घर की भी प्रॉपर्टी आपको बेचनी पड़ती थी अगर आप लायबिलिटी पे नहीं कर पा रहे हो तो। लेकिन अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है आप सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी पे करोगे, आपको अपने घर की कोई भी चीज बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कहोगे कि सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल नो डाउट बहुत अच्छी है ये। लेकिन वही
क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे तो उसका नेगेटिव पॉइंट तो होगा ही होगा। हर एक इंसान अच्छा नहीं हो सकता पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। तो ऐसे ही लिमिटेड लायबिलिटी की भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो हम बाद में सीखेंगे, अभी हमें नहीं देखना उस चीज़ को। अभी हम सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे दोनों में डिफरेंस, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो और जो ओनली पार्टनरशिप है वो, उन दोनों के एक्ट में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी बेटा, वो हम करेंगे इसके अंदर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है इसके अंदर, जिसमें लिखा हुआ है साझेदारी फर्म तथा सीमित देयता साझेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। तो डिफरेंस क्या है बेटा? तो अब यहाँ पे बेसिस है, यहाँ पे आपकी साझेदारी फर्म जो 12th में आपने पढ़ी थी, और यहाँ पर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी जो आप अभी पढ़ रहे हो कॉलेज में। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बेटा ये 1932 में बना था, जब हमने 12th में पढ़ा था, और ये बना है 2008 में। ठीक, सबसे पहला पॉइंट तो यही है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो साझेदारी फर्म को आपको रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जरूरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन, ये ध्यान रखना। अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी में जाना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी में नहीं जाना चाहते तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, जो भी आपकी फर्म है। अब बात करते हैं इसके निर्माण की, तो इसका जन्म कब होता है? इसका जन्म साझेदारों के बीच आपसी ठहराव से हो जाता है। ठहराव का मतलब एग्रीमेंट है, कि जैसे ही आपसे आप एग्रीमेंट कर लेते हो अगर आप आपस में बात कर लेते हो कि हाँ अब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो वहीं से आपका पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जन्म अधिनियम में दी गई प्रक्रिया का पालन करने से, मतलब रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसीजर है वो जब फॉलो करोगे तभी आप सीमित देयता साझेदारी में एंटर कर पाओगे। बात आती है पृथक अस्तित्व की, तो क्या लिखा है, साझेदारी फर्म एवं इसके साझेदार का अस्तित्व पृथक पृथक नहीं होता। पृथक का मतलब क्या हो गया कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जो बिजनेस है वही फर्म है, मतलब वही पार्टनर है, और जो पार्टनर है वही फर्म है। तो जब अलग लीगल एंटिटी नहीं होती, सेपरेट नहीं होती, तो ऐसे में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है आपकी, क्योंकि बिजनेस और आप एक ही हो, तो ऐसे में बिजनेस की लायबिलिटी आपकी खुद की लायबिलिटी बन जाती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें एलएलपी की, तो बिल्कुल, क्योंकि लायबिलिटी अगर आपकी लिमिटेड है तो अब इसी बात है, आपकी पर्सनल लाइफ आपके बिजनेस लाइफ से अलग है, तो आपकी एक अलग एंटिटी है और आपके बिजनेस की एक अलग एंटिटी है। 4 पॉइंट हो गए बेटा। अगर 12 नंबर में भी आता है तो 12 पॉइंट हम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, इसमें तो पता नहीं 19-20 दे रखे पॉइंट, मैं आपको मैक्सिमम 12 पॉइंट लिखाऊंगा इसमें। बात आती है नाम के साथ शब्दों का उल्लेख क्या है। तो नाम कैसे होगा बेटा? तो साझेदारी फर्म के लिए अपने नाम के साथ किन्हीं विशेष शब्दों का उल्लेख नहीं करना पड़ता, आप कोई भी नाम रख सकते हो अपनी फर्म का। आप लिख सकते हो झुंझुनवाला फर्म वर्म, जो भी जैसे भी लिखना है, झुंझुनवाला एंड सन्स वटएवर। लेकिन यहाँ पे आपको एलएलपी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। एलएलपी का अगर आप प्रयोग करते हो तो ऐसे में जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, जो आपके साथ जुड़ेंगे, उनको पहले से आइडिया हो जाएगा कि इनके साथ बिजनेस करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये सब उतना ही पैसा दे पाएंगे हमें जितनी इनकी लायबिलिटी है, जितना उन्होंने पे किया है बिजनेस के अंदर, जितना उन्होंने पे किया है, जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है, सिर्फ उतना ही पे करेंगे, उससे एक्स्ट्रा अगर होगा तो नहीं। तो अगर हमें पता है, अगर मैं एक सप्लायर हूँ और मुझे पता है कि जो जिस फॉर्म में मैं सप्लाई करता हूँ अपने माल, और उनकी जो नेट वर्थ है बिजनेस की मार्केट में वो अराउंड 1 करोड़ की है, तो obviously बात है मैं 1 करोड़ से कम का ही अमाउंट दूंगा, मैं उससे ज्यादा का अमाउंट नहीं दूंगा उनको उधार। आगे क्या लिखा हुआ है, इससे अविच्छिन्न अधिकारी का सुख प्राप्त नहीं होता। किसी भी साझेदार की मृत्यु, दिवालियापन, पागलपन का फर्म के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, सीमित देयता साझेदारी अविच्छिन्न उत्तराधिकारी का लाभ प्राप्त है। साझेदार में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का फर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन, किसी की डेथ हो जाती है, किसी कोई दिवालिया हो जाता है, तो यहाँ पे फर्म का अस्तित्व के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे में कैपिटल भी कम हो जाएगी और बिजनेस को चलाने का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, कोई दिवालिया हो जाता है, कोई पागलपन भी हो जाता है, तब यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पार्टनर चला रहे हैं, जैसे 3 पार्टनर है, एक पार्टनर अगर दिवालिया हो भी जाता है तो दोनों पार्टनर को पता है कि हम बिजनेस चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी लायबिलिटी एक्सटेंड नहीं होगी, हमारी लायबिलिटी सिर्फ वहीं तक ही है जहां तक हमने कैपिटल लगाई है, दैट्स इट। तो ऐसे में वो बिजनेस बंद करने की सोच भी नहीं सकते। 7वां पॉइंट हमें क्या लिखा हुआ है, साझेदारी संलेख इसका वह आधारभूत प्रलेख है जिसके आधार, साझेदारी संलेख का मतलब क्या हो गया, पार्टनरशिप डीड, आपने सुना होगा ना, इसके आधार पर साझेदारों के आपसी अधिकारों में कर्तव्य निर्धारण होता है। तो यहाँ पे तो आप पार्टनरशिप डीड की बात करते हो।
लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेटा यहाँ पे ठहराव होता है, और ध्यान रखो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर जो नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे आप पंजीकरण करा रहे हो, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पढ़ना होता है, वहाँ पे आपको साइन करने होते हैं। यहाँ पे आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो, आप यहाँ पे ओरली बना सकते हो, लिखित भी बना सकते हो, बट यहाँ पे तो आपको लिखित ही करना पड़ेगा। आप ये कह सकते हो प्राइवेट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब तो आपको पता है सिस्टमेटिक तरीके से होती है, प्राइवेट जॉब कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है, वहाँ पे कोई भी पर्सन आकर इंटरव्यू दे सकता है, ठीक है, अगर उसके बाद पर्टिकुलरली क्वालिफिकेशन है। पर यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एग्जाम देना होता है, वहाँ पे पास होना होता है, उसके फिर आपका बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 8वां पॉइंट हमारा, तो क्या लिखा है, अधिकतम संख्या। तो यहाँ पे क्या बताया, वर्तमान नियमों के अनुसार साझेदारी फर्म में अधिकतम 50 साझेदार हो सकते हैं, किंतु सरकार चाहे तो 100 भी कर सकती है। अगर हम सीमित लायबिलिटी की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है अधिकतम संख्या पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, आप कितने भी साझेदार लगा सकते हो। इसके अंदर एक नई बात हमें समझ में आई आज, साझेदारी फर्म में मनोनीत साझेदार नहीं होते। सीमित देयता साझेदारी में कम से कम 2 मनोनीत साझेदार होना अनिवार्य है। अब आप कहोगे सर मनोनीत क्या होता है, तो बेटा मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेशन। तो मनोनीत का मतलब हुआ नॉमिनेशन, ठीक है। तो आप नॉमिनेशन किसी को नॉमिनी बना सकते हो बेटा, तो उसमें है, इसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें आप 2 नॉमिनेशन बना सकते हैं, नॉमिनी बना सकते हो, ठीक है। 10वां पॉइंट क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था 12 पॉइंट करेंगे हम, ज्यादा नहीं करेंगे, तो यही पॉइंट करेंगे हम सिर्फ इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, फर्म चाहे तो अपना पंजीयन करवा सकती है। ऐसा करने के लिए फर्म को बहुत ही कम औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अनिवार्य है। जैसे रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको पहले ही बताया हुआ है बेटा, यहाँ पे कराना ना कराना उनके ऊपर है। अगर कराना भी चाहती है तो ऐसे में जो औपचारिकताएं हैं, जो प्रोसीजर है वो बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे औपचारिकताओं का पालन करना पड़ेगा, और यहाँ पे कंपलसरी है पंजीकरण करवाना। अगर हम बात करें साझेदारी फर्म में विदेशी साझेदार नहीं हो सकता, बट यहाँ पे हो सकता है कि फॉरेन कंट्री से अगर कोई पार्टनर है तो यहाँ पे नहीं बन सकते, बट यहाँ पे बन सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि अगर आपको सिर्फ पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो आप इंडिया के लोग जो है, जो नागरिक है, सिर्फ वही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको LLP करना है तो आप बाहर के भी लोगों को ला सकते हैं। मतलब चाइना के कुंफू पांडा को भी आप ला सकते हो पार्टनरशिप में। आगे बात करेंगे, लास्ट पॉइंट हमारा, साझेदारी फर्म के सभी साझेदार एक दूसरे के एजेंट होते हैं, उनमें परस्पर एजेंसी विद्यमान होती है। इसका मतलब क्या है, एजेंट का मतलब क्या है कि मैं आपके बिहाफ पे काम कर सकता हूँ और आप मेरे बिहाफ पे काम कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर मैंने कुछ किया तो उसका लॉस आप भी बियर करोगे, और अगर आपने कुछ किया तो उसका लॉस मैं भी बियर करूंगा। तो एजेंट का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीमित देयता साझेदारी के सभी साझेदार केवल इस साझेदारी के ही एजेंट होते हैं, साझेदारों में परस्पर एजेंसी नहीं होती। तो यहाँ पे एजेंसी के बारे में उन्होंने मना किया हुआ है। तो 12 पॉइंट हमारी ये होगी, मैक्सिमम 12 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएगा आपका। बाकी पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको इसमें से कुछ याद करने हो तो आप यहाँ से याद कर सकते हो बेटा। ये सारे पॉइंट है, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन था बेटा हमारा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगेन कहूंगा कि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बेटा। और नेक्स्ट वीडियो में देखो बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं हम। कोशिश पूरी रहेगी जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराने की। आज मुझे एक्चुअली कहीं जाना पड़ा, तो मुझे मॉर्निंग से शाम तक मुझे टाइम ही नहीं था। मुझे अभी लिटरली मेरे को आधा 1 घंटा पहले मेरे को टाइम मिला है, तो फिर मैंने चलो आपके लिए बना देता। कोई प्रॉब्लम्स मैंने किया था इस वजह से, अदर मेरे पास एक्चुअली में टाइम ही नहीं है बेटा। तो आज का टाइम निकल गया, लेकिन कल टाइम होगा जरूर, कल हो जाएगा काम, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो। अगर कुछ भी पूछना हो तो, सजेशन देना हो तो अगेन लाइक कमेंट कर सकते हो आप। सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, दोस्तों के साथ शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, आपका जो कॉलेज का जो ग्रुप है वहाँ पे शेयर करो उनके साथ, और अपनी इन्फॉर्मेशन को बांटो, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो अपनी, और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो।